संडे से एक ऐसा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है फुटबॉल का जिसकी उतनी बात नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पर एक बार गौर करेंगे ना तो इतनी क्रेजी चीज़ें, रैंडम चीज़ें, फ़नी चीज़ें होती हैं। फुटबॉल भी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ यहीं हो सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अफ्रीका के कॉन्टिनेंटल कप कंपटीशन की, जिसका नाम है एफकॉन, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। जिस तरह से यूरोप में यूरो खेला जाता है, एशिया में एएफसी एशियन कप खेला जाता है, साउथ अमेरिका में कोपा अमेरिका खेला जाता है, उसी तरह से अफ्रीका में एफकॉन खेला जाता है। अब बहुत सारे प्रीमियर लीग और ला लीगा के क्लब्स के फैंस बोल रहे होंगे कि कमबख्त एफकॉन हमेशा दिसंबर या जनवरी में क्यों आ जाता है, इतने क्रूशल टाइम में सीज़न के ये टूर्नामेंट आता है और हमारे प्लेयर्स चले जाते हैं खेलने के लिए। जैसे मैन यूनाइटेड के काफ़ी सारे प्लेयर्स, ब्रायन एम्बूमो, मजुराई, अमाड डियालो, ये सारे प्लेयर्स जो हैं जा रहे हैं एफकॉन खेलने के लिए। तो इसका कारण सेम है दोस्तों जो कतर में हुआ था वर्ल्ड कप 2022 में, उसका कारण था वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं ऑफ सीज़न में। जून जुलाई की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है पूरे ही अफ्रीका में, तो वहाँ पे कराना मुमकिन नहीं होता एफकॉन को। इस वजह से माइल्ड वेदर कंडीशंस होती हैं अभी इस समय, बेरेबल टॉलरेबल होती है, तो इस वजह से इसको सर्दियों में कराया जाता है, दिसंबर और जनवरी के महीने में। इस बार का एफकॉन हो रहा है मोरक्को में। बात करेंगे इसी टूर्नामेंट की हम, और इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक्सपेंडेड एफकॉन है, 24 टीमें हैं, 6 ग्रुप हैं 4-4 टीमों के। तो आज हम इस वीडियो में पहले 3 ग्रुप्स की बात करेंगे, ग्रुप ए, बी और सी, और उसमें मुझे क्या लगता है कि कौन टीमें आगे जा सकती हैं, क्या मेरे प्रेडिक्शंस होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक अनाउंसमेंट है। नया चैनल हमने शुरू किया है ZBK के नाम से, जहां पे पहला वीडियो, पहला पॉडकास्ट इंडियन फुटबॉल पे ऑलरेडी आ चुका है अरुणवा सर के साथ। तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जाइए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल, इंटरेस्टिंग, बड़े बड़े लंबे लेंथ के पॉडकास्ट आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। हटके कंटेंट जो इस चैनल पे नहीं आ रहा वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू दोस्तों कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए उस चैनल को। बहुत कुछ अच्छा कंटेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ZBK पे आपको जल्दी दिखेगा, हटके कंटेंट दिखेगा, एंड आई प्रॉमिस यू वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को भी, और हाइप करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ए की अगर मैं एफकॉन की बात करूं तो उसमें शामिल हैं 4 टीमें, मोरक्को, माली, कोमोरोस और जाम्बिया। मोरक्को बीइंग द होस्ट नेशंस बहुत ज़्यादा एडवांटेज में तो हैं ही, प्लस मैसिव फेवरेट्स हैं दोस्तों इस समय एफकॉन जीतने के लिए। और एक सरप्राइजिंग बात आपको मैं बताऊं, मोरक्को की टीम बहुत अच्छी है। आपको याद हो तो 2022 वर्ल्ड कप का कैंपेन उनके लिए बहुत अच्छा गया था। सेमीफाइनल तक वो पहुंचे थे। उन्होंने सेमीफाइनल तक के पहुंचने के रास्ते में स्पेन और पोर्चुगल को नॉकआउट किया था। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1976 से लगभग 50 साल हो जाएंगे मोरक्को ने एफकॉन जीता ही नहीं है। तो ये बड़ी, मतलब मेरे लिए भी सरप्राइजिंग बात थी जब मुझे पता चला, ये मैं रिसर्च करते टाइम इस वीडियो के लिए। 1976 से मोरक्को ने एफकॉन टाइटल जीता ही नहीं है। तो मे बी ये भी एक सीजन हो सकता है जहां पे वो हो एज होस्ट नेशंस इस ट्रॉफी को अपने घर लाए। मैसिव फेवरेट्स तो हैं। और आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन से है ना, मोरक्को पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि भाई एफकॉन तो जीतना ही जीतना है। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में पता है इन्होंने क्या किया है, 8 मैचों में 22 गोल मारे हैं और सिर्फ 2 गोल खाए। क्रश कर दी बिल्कुल उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव टीम्स में से हैं ये जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है ऐसे। तो एक्स्ट्रा प्रेशर है अभी इन पे कि भाई इनको तो कासाब्लांका लेके आनी ही है ट्रॉफी। और मोरक्को की अगर आप देखेंगे ना तो उन्होंने यूथ लेवल पे और हर लेवल पे अपनी फुटबॉल की इतना ज्यादा अच्छा काम कर लिया है कि पिछले कुछ समय से ना उनके हर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं। 2021 में अंडर 20 वर्ल्ड कप में वो क्वार्टर फाइनल्स तक गए थे। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में तो वो गए थे सेमीफाइनल्स तक। 2023 के अंडर 17 वर्ल्ड कप के भी क्वार्टर फाइनल्स तक वो पहुंचे थे, और 2023 के अंडर 21 एफकॉन के चैंपियंस हैं। 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था मोरक्को को फुटबॉल में, और 2024 की अफ्रीकन नेशंस लीग के भी रनर्स अप थे। 2025 में ही अंडर 20 एफकॉन के रनर्स अप, और इनकी सबसे बड़ी जीत 2025 के अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं मोरक्को। जी हाँ, सही सुना आपने, अभी अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस मोरक्को है। फाइनल में अर्जेंटीना को हरा के उन्होंने खिताब जीता था। तो मोरक्को का बहुत ऊंचा हो चुका है लेवल। अगर आप अफ्रीकन फुटबॉल या वर्ल्ड फुटबॉल में देखेंगे, लाइक दे आर अ सीरियस टीम टू बीट, ना केवल अफ्रीकन टीम्स के लिए बट ऑल ओवर द वर्ल्ड की टीम्स के लिए। इस बार वर्ल्ड कप में बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोरक्को से। मोरक्को एक सीरियस स्पोर्टिंग नेशन बन चुका है, और इसका श्रेय इनकी अकेडमी
एकेडमी को जाता है जिसका नाम है मोहम्मद सिक्स। ये एकेडमी बड़े ही यंग एज से प्लेयर्स को स्काउट करना शुरू करती है, उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नर्चर करते हैं और उनको वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स में डेवलप करने का काम शुरू हो जाता है। अभी मोरक्को के पास इतना ज़्यादा टैलेंट हो गया है कि इनके कुछ प्लेयर्स जो यूरोप में खेल रहे हैं, अच्छी अच्छी लीग्स में खेल रहे हैं, टॉप लेवल पे खेल रहे हैं, उन तक की जगह नहीं बन पा रही है एफकॉन के स्क्वाड में। इसका एग्जांपल है अब्दुल कबीर अकबर जो गिताफे के स्टार्टिंग सेंटर बैक है, उमर अल हिलाली जो एस्पानियोल के राइट बैक है जो अभी करंटली 5th है ला लीगा में। तो ये प्लेयर्स अपनी स्क्वाड में जगह नहीं बना पा रहे हैं। प्लेयर्स टू वॉच आउट की बात करें अगर मोरक्को के लिए तो ऑब्वियसली उनके सबसे बड़े खिलाड़ी अशरफ हकीमी जो नॉकआउट से ज्वाइन करेंगे टीम को क्योंकि अभी भी इंजरी से वापसी कर रहे हैं वो। आमराबाद, ब्राहिम डियाज, उनके गोलकीपर यासीन बोनो, ये नाम तो हैं ही जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला था। एक खिलाड़ी जिनका अभी सीजन बहुत अच्छा जा रहा है एजदीन उनाही जो इस समय जिरोना के लिए खेल रहे हैं, काफी अच्छा उनका सीजन जा रहा है ये। उसके बाद इस्माइल सवारी जो पीएसवी के लिए बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं और स्टुटगार्ट के बिलाल एल खनूस। ये प्लेयर्स हैं जिन पे आपको नजर रखनी होगी और क्या पता अगर एफकॉन में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है मे बी समर ट्रांसफर विंडो में कोई बड़ा क्लब आके ले जाए उनको किसी दूसरी लीग से। फिर आती है इस ग्रुप की दूसरी टीम माली। माली दोस्तों हम कह सकते हैं डेनमार्क है अफ्रीका के। डेनमार्क क्या करती है अगर हम यूरो की बात करें कि या वर्ल्ड कप की भी अगर हम बात कर ले तो ग्रुप स्टेज से आसानी से निकल जाते हैं, कभी कभी नॉकआउट में एक आधा मैच भी जीत जाते हैं लेकिन हमेशा आगे जाके फंबल कर देते हैं। हमेशा लगता है कि भाई इस टीम में अच्छे प्लेयर हैं, 6-7 कुछ बढ़िया प्लेयर हैं, कुछ ना कुछ ये टीम करेगी, लेकिन नॉकआउट स्टेज पे हमेशा ये फंबल कर देते हैं। तो माली का भी कुछ इसी तरीके का रिकॉर्ड रहा है। इनके मैनेजर है टिम साइंटफेट, काफी अच्छे मैनेजर है। गाम्बिया के साथ ये क्वार्टर फाइनल्स तक गए थे 2021 के एफकॉन के, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि गाम्बिया की टीम इतना कुछ अच्छा अभी कर नहीं रही है। तो डिफेंसिवली काफी स्ट्रांग रहती है माली, काउंटर अटैक पे आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, काफी स्ट्रांग और पेसी प्लेयर्स हैं इनके पास कुछ फॉरवर्ड लाइन में। तो इसी तरीके की कुछ फुटबॉल खेलनी होगी उनको ग्रुप स्टेज में। अगर इनके प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात करें तो मामदू संगारे आरसी लॉन्स के लिए खेल रहे हैं अभी इस समय, बड़े ही स्ट्रांग बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हैं, ऑफेंसिवली डिफेंसिवली दोनों तरीके से अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और आरसी लॉन्स इस समय लीग के टॉप पे चल रही है दोस्तों। तो अगर जो टीम पीएसजी के ऊपर है लीग में और उस टीम का मिडफील्डर खेल रहा है तो आप देख सकते हैं कि माली जैसी टीम से भी किस तरीके के फुटबॉलर निकल रहे हैं। ऑब्वियसली स्पर्स के यूव्स बिसूमा, काफी ऑफ फील्ड इशू रहते हैं बिसूमा के, अभी ऐसी रिपोर्ट आई थी, अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई, लाफिंग गैस सूंघते हैं वो ड्रेसिंग रूम में, तो बड़ी अजीब सी बात है ये। बट ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि माली के लिए की साबित होंगे अगर उनको इस टूर्नामेंट में अच्छा करना है तो। अब बाकी दो टीमों की बात करें दोस्तों, कोमोरोस और जाम्बिया। तो कोमोरोस का नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है और ये इनकी सिर्फ दूसरी अपीयरेंस है। अगर हम एफकॉन की बात करें 2021 में इन्होंने घाना को एलिमिनेट किया था एफकॉन से, लेकिन उसके बाद ना इनकी फुटबॉल बहुत डगमगा रही है और इनका रीसेंट फॉर्म कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। यहीं पे अगर हम जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था जब उन्होंने 2012 में एफकॉन जीत लिया था हर्व रेनार्ड के अंदर, जो इस समय सऊदी अरेबिया के मैनेजर हैं और सऊदी अरेबिया ने जिन्होंने अर्जेंटीना को हराया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। लेकिन उसके बाद से डाउनफॉल ही चल रहा है जाम्बिया की फुटबॉल का, उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं किया है। 2024 के बाद से सिर्फ एक फुटबॉल मैच जीते हैं वो। अभी रिसेंटली उनके मैनेजर थे एवरम ग्रांट, उनको भी सैक कर दिया गया है। तो एक काइंड ऑफ रीबिल्डिंग फेज में है जहां पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ वो कर लें, बट अभी कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा है उनका। और मुझे लग रहा है कि ये दो फॉर्डर होंगे इस ग्रुप के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोरक्को और माली क्वालिफाई कर जाएंगे इस ग्रुप से इजीली और कोमोरोस और जाम्बिया एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर इन टीम से मैं कुछ बात करूं जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं या प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर हो सकते हैं इस एफकॉन में, तो रफ़ीकी सईद हैं कोमोरोस के जो स्टैंडर्ड लिएज के लिए खेलते हैं बेल्जियम में, और लेस्टर सिटी के पैटसन डाका ये जाम्बिया के लिए खेलते हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको यूरोप में खेलते हुए दिखते हैं इन कंट्रीज से, बट मुझे नहीं लगता कि मोरक्को और माली को ये दो टीमें हरा पाएंगी। मे बी ये हो सकता है कि भाई माली के अगेंस्ट को इन दोनों टीमों में से कुछ अगर कर दे, ड्रॉ वगैरह निकाल ले और फिर ये अपने दूसरे अपोनेंट को, यानी कोमोरोस और जाम्बिया का जो मैच होता है उसमें अगर गोल डिफरेंस पे कहीं बात आ जाए तो मे बी वहाँ कुछ हो सकता है। बट मोरक्को मुझे लगता है कंफर्टेबली फर्स्ट आएंगे, माली सेकेंड, जाम्बिया कोमोरोस में से थर्ड और फोर्थ की लड़ाई हो गई। बट वो देखना होगा कि जो बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स होंगी उनमें इनमें से कोई टीम अपनी जगह बना पाती है कि नहीं, वो बाकी ग्रुप्स को देखते हुए थोड़ा मुश्किल लगता है।
अब दोस्तों चलते हैं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी में है 4 टीमें, इजिप्ट, अंगोला, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। अब आप इससे पहले पूछे, आई थिंक काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो पीछे जर्सी लगी है कौन से क्लब की है। तो इजिप्ट से ध्यान आया दोस्तों, ये इजिप्शियन क्लब अल अहली की जर्सी है। मैं इजिप्ट घूमने गया था तो वहाँ से लेके आया था, तो मुझे लगा थोड़ा सा एक अफ्रीकन क्लब की अगर जर्सी लगाते हैं तो अच्छा टच होगा। अब इजिप्ट की है ना बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम चल रही है। इजिप्ट कर तो अच्छा रही है, रिजल्ट्स तो इजिप्ट के ठीक रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, लेकिन परफॉर्मेंसेस ना कन्विंसिंग नहीं रही है। टीम का बैलेंस थोड़ा सा आउट है, टॉप हैवी हो गई है टीम, अटैकर्स बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा अटैकर्स हो गए हैं कि टीम का बैलेंस नहीं बन पा रहा है। गोलकीपर सिचुएशन भी अभी थोड़ी सी अधर जूल में है, कौन गोलकीपर खेलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी अभी इजिप्ट थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हसम हुसैन जो उनके मैनेजर हैं, उनको एक वार्निंग मिली हुई है इजिप्शियन एफए से कि अगर वो इस एफकॉन में ख़राब करते हैं या जीतते नहीं हैं तो उनको हो सकता है वर्ल्ड कप से पहले सैक कर दिया जाए। तो इजिप्शियन एफए का, खुद इजिप्शियन फैंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी इस समय टीम पे। और सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट तो हैज़ टू बी मोहम्मद साला दोस्तों, क्योंकि जो अभी साला और लिवरपूल और आर्ने स्लॉट की पूरी सिचुएशन चल रही है, ऑल्दो ऐसा दिख रहा है कि रिकंसिलेशन हो गया है। साला की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी ब्राइटन के अगेंस्ट जब वो खेले वो इंटरव्यू के बाद। तो साला इज़ माई प्लेयर टू वॉच आउट फॉर ऑब्वियसली। क्या वो सही हेड स्पेस पे होंगे, क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे, क्या जो चीज़ें चल रही हैं ऑफ द फील्ड, जो लिवरपूल और आर्ने स्लॉट वाली सिचुएशन है, उसका उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा इस एफकॉन पे। जो ट्रांसफ़र रूमर्स चल रही हैं कि क्या साला जनवरी में छोड़ के जा सकते हैं, सऊदी अरेबिया से ऑफर आ रहे हैं, मे बी नॉट, हु नोस। बट इजिप्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, बहुत अच्छी टीम है उनकी, टॉप हैवी है, लेकिन ग्रुप स्टेज से तो मुझे लगता है कि आसानी से उन्हें क्वालिफाई करना चाहिए। उसके बाद आते हैं शायद इस टूर्नामेंट की सबसे एक्साइटिंग टीम साउथ अफ्रीका पे। साउथ अफ्रीका इस समय सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग फुटबॉल खेल रही है। अगर आप किसी भी अफ्रीकन टीम की बात करें, बहुत मज़ा आता है इनको देखने में। एज अ न्यूट्रल अगर आप देखेंगे तो बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। 16 साल के बाद इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। 2010 में जब इनके ही होम में साउथ अफ्रीका में ही वर्ल्ड कप हो रहा था, शबालाला का गोल आपको याद होगा। उसके बाद 16 साल लग गए उनको वर्ल्ड कप में वापस क्वालिफाई करने के लिए। और एक चीज़ जो पिछले कुछ सालों में अच्छी की है साउथ अफ्रीका ने, वो है मेरिटोक्रेसी पे सिलेक्शन। ऐसे हवा में बातें नहीं होती हैं, अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है, एक अच्छी फिलॉसफी इनकलकेट की गई है टीम में। मैनेजर ह्यूगो ब्रूस ने बहुत अच्छा काम किया है, एक डिसिप्लिन भी इंस्टिल किया है टीम में। और अगर हम कुछ बड़े नाम की बात करें जो बड़ी लीग में खेलते हैं, तो एक बर्नली के लाइल फॉस्टर हैं बस ऑन पेपर, उससे बड़ा आपको एज सच कोई नाम देखने को नहीं मिलेगा। बट एज अ टीम साउथ अफ्रीका बहुत एक्साइटिंग है और इनको डेफिनेटली आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर हम इनके मेन प्लेयर की या प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की बात करें तो वो है तेबोहे मोकोएना, जो मामेलोडी सनडाउंस के लिए खेलते हैं साउथ अफ्रीका में। और ये टीम क्लब वर्ल्ड कप में भी थी, अभी जो हुआ था फीफा क्लब वर्ल्ड कप, वहाँ पे भी मामेलोडी सनडाउंस खेली थी। तो ऐसा नहीं है कि ये टीम बहुत हल्की है या एक पुश ओवर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छी टीम है ये। लास्ट एफकॉन के सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे, एक बहुत अच्छा रन था और उसके बाद साउथ अफ्रीका की फुटबॉल ने ग्रो ही किया है, तो अभी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। तो देखते हैं इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका कैसा करते हैं। एक और टीम जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता इसी ग्रुप में, वो है अंगोला। अंगोला ने सबको सरप्राइज कर दिया था पिछले एफकॉन में जब वो क्वार्टर फाइनल्स तक गए थे, कोई उनको चांस नहीं दे रहा था, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा रन था। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम भी बनाया है 50,000 कैपेसिटी का, जहां पे अभी उन्होंने अर्जेंटीना के साथ थोड़े दिन पहले एक फ्रेंडली मैच खेला था। लेकिन उसके बाद से चीज़ें जो हैं डाउनहिल ही गई हैं अंगोला के लिए। वो केप वर्ड से हार गए थे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का मैच, और उसके बाद से तो आप कह सकते हैं कि एक खराब सा टाइम उनके लिए चल रहा है। उनके मैनेजर थे पेड्रो गोंसाल्विस, उनको भी सैक कर दिया गया, 6 साल से वो मैनेजर थे। और इस बार भी अंगोला को काफ़ी टफ ग्रुप मिला है, जहाँ पे साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, लेकिन लास्ट टाइम भी उनको एक टफ ग्रुप मिला था एफकॉन में, जिसमें अल्जीरिया और बुर्किना फासो शामिल थे, लेकिन स्टिल उन्होंने उस ग्रुप से क्वालिफाई किया था और टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स तक गए थे। फुटबॉल अच्छी खेलते हैं, कुछ क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं, बट अभी उनका फॉर्म कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। अगर कुछ खिलाड़ियों की बात करें जो यूरोप में खेल रहे हैं, तो उनमें शामिल है डेविड कार्मो, जो रियल ओविएडो के लिए खेल रहे हैं, रूई मोदेस्टो उडिनीसी के लिए खेल रहे हैं, जीटो लुवुबो काग्लियारी के लिए खेल रहे हैं, एम्बाला नजोला पीसा में खेल रहे हैं, और रैंडी एंटेका रायो वायकानो में खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगेन रैंडम प्लेयर्स हैं, अच्छी अच्छी जगह यूरोप के अच्छे अच्छे क्लब्स में खेल रहे हैं। लेकिन इनके प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है इनके टैलिस्मैन और मिस्टर रिलायबल जेल्सन डाला। जेल्सन डाला अभी अल वखरा में खेल रहे हैं कतार में, और लास्ट एफकॉन में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और अगर
अंगोला को इस एफकॉन में कुछ बढ़िया करना है तो डाला का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा क्रूशल होगा। अब आ जाते हैं चौथी टीम पे इस ग्रुप की, जो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक इरिटेटिंग टीम है टू प्ले अगेंस्ट, प्रॉपर लो ब्लॉक में बैठते हैं, डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हैं, हराम बॉल जैसा आप कह सकते हैं उस टीम को। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है इस ग्रुप में कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका की एक राइवलरी है। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एक मैच में साउथ अफ्रीका को 0-0 पे रोक लिया था, जिससे साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन थोड़ा खतरे में आ गया था। तो 0-0 के बाद जिम्बाब्वे ने ऐसे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन पे खतरा मंडरा रहा था, तो ऐसे सेलिब्रेट किया जिम्बाब्वे ने कि भाई उन्होंने ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया हो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का मैच होगा तो किस तरीके से ऑडियंस का टर्नआउट होता है, जो क्राउड होगा वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा इस मैच में, बड़ा मजा आएगा देख के। लेकिन ज्यादा दम अभी लग नहीं रहा है जिम्बाब्वे की टीम में। कॉम्पैक्ट डिफेंस है, मिडफील्ड भी ठीक ठाक है, बट उतना ही है, सस्टेन नहीं कर पाते हैं ज़्यादा देर तक वो डिफेंसिव प्रेशर। अगर हम प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात करें तो मार्वेलस नकाम्बा लूटन टाउन के लिए खेलते हैं, एस्टन विला के लिए भी खेल चुके हैं, तो इन पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपनी टीम के लिए कुछ करें। और अगर प्रिडिक्शंस की बात करूं तो मेरे प्रिडिक्शंस हैं साउथ अफ्रीका फर्स्ट। दोस्तों मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका हो सकता है फर्स्ट आए, सेकंड इजिप्ट, क्योंकि उनको थोड़े से इश्यूज अपने सॉल्व करने हैं। बाकी मुझे लगता है कि थर्ड और फोर्थ अंगोला और जिम्बाब्वे होंगे। ये दोनों टीमें आपकी टॉप 2 में तो नहीं आएंगी, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन तो इनको नहीं मिलेगा। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं ग्रुप सी पे, जिसमें शामिल है नाइजीरिया, तंजानिया, तुनीशिया और युगांडा। तंजानिया की मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं। तंजानिया एक एक्साइटिंग फुटबॉल नेशन तो है, इन द सेंस कि इनके जो क्लब्स हैं जैसे यंग अफ्रीकन्स और सिम्बा, ये CAF चैंपियंस लीग में, अफ्रीकन चैंपियंस लीग में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस ना इनकी ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है नेशनल लेवल पे। इन्होंने आज तक अपनी हिस्ट्री में ग्रुप स्टेज से बाहर क्वालिफाई नहीं किया है, नॉकआउट्स राउंड में नहीं पहुंचे हैं ये अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के। 2027 एफकॉन के होस्ट्स हैं, ठीक ठाक फुटबॉल खेलते हैं, बट इनको वो बड़ी सक्सेस नहीं मिली है जिसको ये तलाश रहे हैं अफ्रीकन स्टेज पे। इनके मैनेजर है मिगेल, काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजर है, तंजानिया की फुटबॉल को बहुत अच्छे से जानते हैं, वहाँ के जो क्लब्स हैं उनको भी पहले मैनेज कर चुके हैं। तो एक अच्छी सी इन्होंने टीम बनाई है, वहाँ के प्लेयर्स को समझ के, वहाँ के टैलेंट्स को उठा के देखते हैं कि इस एफकॉन में क्या होता है। प्लेयर्स टू वॉच आउट में है एम्बाना सम्माटा, जो ले आवरे के लिए खेलते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, 80+ अपीयरेंसेस हैं उनकी तंजानिया के लिए। दूसरे खिलाड़ी हैं फैजल सलूम, जो आजम FC के लिए खेलते हैं तंजानियन प्रीमियर लीग में। तो इन दोनों प्लेयर्स पे होगा बोझ पूरा ना, टू डू द बल्क ऑफ द हैवी लिफ्टिंग। अगर इन दोनों ने कुछ कर दिया तो कुछ चांस है तंजानिया का, वरना तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद ग्रुप स्टेज से फिर से एलिमिनेट हो जाएंगे। सेम गोज फॉर युगांडा, जो कि अनफॉर्चुनेट है कि एक टफ ग्रुप उनको मिला है। लेकिन अगर आप दोनों ईस्ट अफ्रीकन नेशंस की ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, तंजानिया और युगांडा, तो युगांडा ने एक्चुअली प्रोग्रेस किया है। इन्होंने अपनी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में अपने ग्रुप में सेकंड फिनिश किया था अल्जीरिया के पीछे, और एफकॉन क्वालिफिकेशन में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अवे फिक्सचर में 2-2 ड्रॉ किया था। इनकी टीम की एक खास बात यह है कि गोल स्कोरिंग बर्डन ना शेयर होता है पूरी टीम में, कोई एक सोर्स नहीं है गोल का, मल्टीपल फॉरवर्ड्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और मिडफील्ड से भी कई सारे गोल आते हैं। तो एक एक्साइटिंग टीम है, मे बी एक आधा अपसेट कर दे इस टूर्नामेंट में। इनके प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है बाबा अल हसन। जी हाँ, बाबा अल हसन बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, स्ताउ बुचारेस्ट के लिए खेलते हैं यूरोप में, एक डिफेंसिव मिडफील्डर है और इनकी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं बुचारेस्ट के लिए। तीसरी टीम है इस ग्रुप में टूनीशिया कंसिस्टेंटली वन ऑफ द मोस्ट रेजोल्यूट टीम रही है इन अफ्रीकन फुटबॉल। ऐसे प्लीजिंग टू आई नहीं है इनकी फुटबॉल, बहुत रगेड इफेक्टिव है एंड दे गेट द जॉब डन। इस वर्ल्ड कप साइकिल में उन्होंने 10 मैच खेले और एक भी गोल कंसीड नहीं किया है, और लगातार 3 वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं। टूनीशिया के अगेंस्ट खेलना ट्रिकी होता है क्योंकि काफ़ी फिजिकल टीम है और डिफेंसिवली भी बहुत सॉलिड है। और आपको याद हो तो लास्ट मंथ ब्राज़ील के अगेंस्ट इनका एक फ्रेंडली था जिसमें 1-1 ड्रॉ किया था इन्होंने ब्राज़ील के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली एक अंडरडॉग्स हो सकते हैं इस टूर्नामेंट के एंड टीम्स टू वॉच आउट फॉर। इनके प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में होंगे हैनिबल मजेबरी, जो इस समय बर्नली के लिए खेल रहे हैं प्रीमियर लीग में। इलियास अचूरी FC कोपनहेगन के लिए खेलते हैं और इस समय उनका चैंपियंस लीग कैंपेन बहुत अच्छा जा रहा है इस सीजन। और तीसरे प्लेयर होंगे इनके इलियास शकीरी, जो फ्रैंकफर्ट के मिडफील्डर है, वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है। तो ये 3 प्लेयर डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकते हैं टूनीशिया के लिए इस एफकॉन में। अब आ जाते हैं चौथी टीम, और आप कह सकते हैं कि एक ऐसी टीम जो एक टाइम पे पावर हाउस मानी जाती थी अफ्रीकन फुटबॉल का, और आज बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नाइजीरिया की। और नाइजीरिया ना दोस्तों एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
कि जितना मर्जी आपका एक रिच पास्ट रहा हो, आपने वर्ल्ड कप्स खेले हों, आपकी टीम से लेजेंड्स निकले हों, आपकी टीम की रिस्पेक्ट हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट अगर आप लोगों को गंदे लोग चला रहे हैं, इफ़ इनकॉम्पिटेंट लोग आपके इंचार्ज हैं और अगर करप्शन फैल गया है आपकी फ़ुटबॉल में, तो आपका डाउनफॉल निश्चित है, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया है। आप अगर नीचे जाएंगे तो कोई ऊपर आके आपकी जगह ले लेगा। और नाइजीरिया इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम तो इंडियन फुटबॉल की बात करते हैं ना, हमें तो नाइजीरिया को देखना चाहिए। नाइजीरिया एक टाइम पे क्या थी, हर वर्ल्ड कप में खेलती थी। करप्शन अभी चरम सीमा पर है, टीम में कुछ भी चल रहा है, कोई भी प्लेयर सेलेक्ट हो जाते हैं, मिसमैनेजमेंट चल रहा है फंड्स का बहुत ज़्यादा, कोई लीडरशिप नहीं है इनके फुटबॉल में। लगातार दूसरे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन पे इन्होंने मिस आउट कर दिया है, बहुत ख़राब फुटबॉल खेल रहे हैं, बेयरली प्लेऑफ तक पहुंचे थे। और इस बार भी अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर नहीं झेल पाए हैं, फैंस को बहुत ज़्यादा निराश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने पूरी तरीके से पिछले 10 सालों में मिसमैनेज करके डुबा दिया है नाइजीरियन फुटबॉल को। लेकिन अगर हम एफकॉन की बात करें तो सुपर ईगल्स ने लास्ट एफकॉन में एज रनर्स अप फिनिश किया था, तो वही परफॉर्मेंस फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है। इनकी कहानी कुछ 2010s के डेकेड की इजिप्ट की टीम की जैसे हो सकती है, जहां पे उन्होंने वर्ल्ड कप तो मिस किया उस जनरेशन ने इजिप्ट की, लेकिन बैक टू बैक एफकॉन टाइटल्स जीते। तो कुछ इसी तरीके का परफॉर्मेंस देना होगा नाइजीरिया को भी। एटलीस्ट कॉन्टिनेंटल सक्सेस तो आप लेके आएँ, जिससे फैंस को थोड़ी सी खुशी मिले और फुटबॉल फिर से सही ट्रैक पे आना शुरू हो। ऐसा लग रहा है अभी नाइजीरिया को देख के कि पूरी जिम्मेदारी सिर्फ 2 खिलाड़ियों के कंधों पर है, विक्टर ओसिमेन और कैल्विन बैसी। ये 2 खिलाड़ियों ने तो ना केवल अपने क्लब्स बट अपनी कंट्री के लिए, नाइजीरिया के लिए भी काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें, जैसे अटलांटा के आडेमोला लुकमैन, लेस्टर के विल्फ्रेड एनडीडी, फुलम के एलेक्स इवोबी, सब ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है नाइजीरिया के लिए। इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ख़राब रही हैं पिछले कुछ समय में, करंट फॉर्म तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ऑब्वियसली माय प्लेयर टू वॉच आउट फॉर नाइजीरिया से होंगे ओसिमेन और कैल्विन बैसी। ओसिमेन को ही कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ जनरेशनल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जो गोल स्कोरिंग प्रॉवर्स है उनकी, हमें पता है कि भाई कितने लीथल गोल स्कोरर हो सकते हैं, तो उनको और कैल्विन बैसी को मिलके कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसा लग नहीं रहा है कि नाइजीरिया कुछ कर सकती है। इतनी अजीब सी टीम है, डिसफंक्शनल फुटबॉल एसोसिएशन है उनकी पूरी, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं वो। बट स्टिल अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस ग्रुप से नाइजीरिया क्वालिफाई हो जाएगी। तो मेरे प्रिडिक्शन है, फर्स्ट पे टुनीशिया आएगी, सेकंड पे नाइजीरिया आएगी, थर्ड युगांडा और फोर्थ तंजानिया। नाइजीरिया निकल तो जाएगी, बट नॉकआउट्स में वो क्या करेंगे आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि नाइजीरिया बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, बट देखते हैं क्या होता है। एफकॉन को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं सही बता रहा हूँ। आप ये टूर्नामेंट देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। इतना रैंडम टूर्नामेंट है, इतना मज़ेदार टूर्नामेंट है, और फुटबॉल भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है एफकॉन। तो ये है मेरे प्रिडिक्शन ग्रुप ए, बी और सी के। डी, ई, एफ हम बाद में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, संडे रात को ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो संडे सुबह हम या संडे इवनिंग तक बाकी 3 ग्रुप्स का प्रिडिक्शन भी डाल सकते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको नहीं अगर कोई चीज़ पता चली हो तो प्लीज़ बताइएगा। डेफिनेटली हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जिसमें हम बाकी 3 टीमों की बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हाइप कर दीजिए वीडियो को, लाइक जरूर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीबी के दोस्तों, जहां पर हम फुल लेंथ पॉडकास्ट और हट के बहुत सारा कंटेंट डालने वाले हैं। तो मिलता हूं आपसे जल्दी। कमेंट्स में मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा, एंड आई विल सी यू टुडे विद लिवरपूल वर्सेस स्पर्स। टेक केयर दोस्तों, पीस।